अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाज़रीन, ईरान का जो पाकिस्तान के ज़रिए जवाबी जिसे कह लीजिए जो तजावीज़ थी वो भिजवाई गई अमेरिका को, जिसे अमेरिकी सदर ने आउटराइटली मुस्तरद कर दिया है। वो कहते हैं कि ये नाकाबिल कबूल हैं क्योंकि वो किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। क्या जवाब दिया था ईरान का, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो बातें उन्होंने साथ कहीं इस सारे मामले के अंदर, एक इंटरव्यू भी दिया और कहा कि ईरान गैर जिम्मेदार रियासत है, ईरान जो है वो अपने मुआहदे तोड़ देता है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि ओबामा इंतज़ामिया जो है उसने एक जौहरी मुआहदा किया था ईरान के साथ, जिसे दरअसल जो ट्रंप इंतज़ामिया है और अमेरिकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ही आकर तोड़ दिया था। अब मामला ये है कि ये जो सिचुएशन है ये किस तरफ जाती हमें नज़र आ रही है। दोनों ममालिक जो हैं वो इस वक्त आमने सामने खड़े नज़र आते हैं। ना ईरान कोई बात सुनने को तैयार है, ना अमेरिका कोई बात सुनने को तैयार है। पाकिस्तान अपनी भरपूर सफारती कोशिशें कर रहा है, लेकिन चूँकि वो कहते हैं कि जब दो फ़रीक़ैन ही आपस में राज़ी नहीं होंगे तो फिर हम इस मामले को किस तरफ लेके जाएंगे। ये पाकिस्तान उसके अंदर क्या कर सकता है? पाकिस्तान तो सिर्फ एक फैसिलिटेटर, सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। जो वज़राए ख़ारजा हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी बात की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से, पाकिस्तान भी भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जो बात जब तक मुज़ाकरात की टेबल तक नहीं आती तब तक मामलात जो हैं वो धमकियों और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात देने और उससे मामलात और ज़्यादा उलझने की तरफ ज़्यादा हमें जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के शो में मुझे ज्वाइन किया है रिटायर्ड वाइस एडमिरल हैं डॉक्टर अहमद सईद साहब, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मियाँ सनाउल्लाह साहब साबिक सफ़ीर हैं। अमजद इकबाल साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं, हमारे साथ हफ्ते में एक प्रोग्राम ज़रूर करते हैं, इनका शुक्रिया। शाहजाद फारूकी साहब जो हैं वो भी सीनियर तजियाकार हैं। मैं सबसे पहले मियाँ सनाउल्लाह साहब आपके पास आऊँगा, चूँकि दिफाई जो मामलात हैं या जियो पोलिटिकल जो है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो इस वक्त जिस तरह का मियाँ साहब ये बना हुआ है, ईरान अपनी, चूँकि वो अपनी आवाम को खुश करना चाहता है, अमेरिका अपनी आवाम को खुश करना चाहता है, इसके लिए दोनों बयानात बड़े तुंदो तेज़ देते हैं। इन बयानात के साथ और इस तरह की जो जिसे कह लें तबाह आजमाई जो की जा रही है, इसके साथ आपको लगता है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होती है, क्या उस पर कुछ चीज़ें असरअंदाज होती हैं या बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो इन चीज़ों से मुबर्रा होती है? और अब भी इस वक्त भी इस सब के बाद कि एक दूसरे की तजावीज़ को आउटराइटली रिजेक्ट किया जा रहा है ईरान और अमेरिका की तरफ से, तो कोई हमें होप नज़र आती है कि ये जो मुआहदा इनके दरमियान कोई हो जाएगा? आपकी बात सही है कि जिस तरह की तुंदही से ये अपने अपने पुराना नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं और उसके लिए बड़ी तलख किस्म के डिमांड दे रहे हैं जो कि एट वेरिएंस है विद ईच अदर। और अमेरिका का आउटराइटली कह देना कि ये टोटली डिससेटिस्फाइड और उसकी दूसरी तरफ से कहना है कि रीजनेबल और ये फ्याजाना किस्म का ना प्रपोजल है, इनका कहीं मैच होते हुए नजर नहीं आते। अब इसका असर आपने पूछा है कि जो बसे पर्दा डिप्लोमेसी चल रही होती है उस पर क्या होता है। असर तो होता है उस पर, क्योंकि जो हार्डन्ड व्यू होते हैं वो कुछ ज्यादा हार्डन्ड हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ अगर वो डिप्लोमेसी हो रही हो तो अब डिप्लोमेसी तो आउटसाइड दी ना टू स्टेट्स के हो रही है। पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर है, एक प्रपोजल आती है उसको उधर दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं, उधर से आती है इधर पहुंचा देते हैं। साथ साथ वो दूसरे ममालिक से जैसे सऊदी अरेबिया है, ईरान है या चाइना है और रशिया है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर उनसे बातचीत कर रहे हैं और दूसरे लेवल पे भी हमारी बातचीत हो रही है। वो यही बातचीत होगी कि जी आप अपना भी रसूख इस्तेमाल करें ताकि दोनों फरीकान अपने कुछ लचक दिखाएं। अब अगर आप आज के दारिये देखें या उसके फ्रंट पेज देखें ईरान के, तो उसमें तो सामने नजर आता है कि वो तैयार हैं जंग के लिए और उनको जंग होती हुई नजर आ रही है। वैसे भी हालत जंग में है और वो नेवल ब्लॉकेड तो खत्म नहीं हुआ और उसके बाद ना उसको खत्म होने के कोई चांसेस नजर आते हैं। अब नए प्रपोजल का तो हमें तफसील से किसी को नहीं पता, हम तो कैफे कर रहे हैं क्योंकि ना बात है ना पाकिस्तान ने बताई है
ना बात है ना अमेरिका ने बताई है। एक ब्रॉडर है ना स्ट्रोक के जरिए कह दिया गया है कि ये तजावीज़ हैं, और बाकी किस्से कहानियां हैं जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हैं उन्हें भी अपनी तरफ से उन्हें भी ईरान ने मुस्तरद किया है। जो वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट्स आई या दूसरी आई, उन्हें भी ईरान ने मुस्तरद किया है उसकी तरफ से। जो उनके इस्माइल बकाई हैं, तर्जुमान है वजारत ख़ारजा, उन्होंने कहा है कि ये जो चीज़ें मीडिया पे सामने आई हैं, ये सब बिल्कुल फजूल बातें हैं। इसके ऊपर कोई वो फैक्ट्स एंड फिगर्स से रिलेटेड नहीं है ये चीज़ें। तो इस बात को समझते हुए अंदरूने खाना जो बातचीत हो रही है, जो उसकी तफसील है, वो तो हमें नहीं पता। हम अपने तौर पे एनालाइज कर रहे हैं कि ये इनके प्रॉब्लम है, इनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अब दोनों साइड पे हार्डन्ड किस्म का ना हो गया हुआ स्टांस। उसमें आपने अपने इब्तदाइया में कहा कि जी अमेरिका ने कहा कि ये वो ट्रंप साहब का आपने हवाला दिया जी। कि वो ईरान अपना मंसूख कर देता है अपने माहदे से, है ना। जब मैंने भी उस स्टेटमेंट देखी है। अब आपने सही कहा कि उनकी तरफ से मुझे तो ऐसा कोई मुहादा याद नहीं आ रहा जहां उन्होंने ऐसी कोई बात कही होगी। उन्होंने अपने डिमांड्स दिए, और डिमांड्स को अगर चेंज लाते हैं तो वो तो हकायक को, रियलिटी को देख के, ग्राउंड रियलिटी को देख के, और जो सूरत हाल बन रही है उसके मुताबिक तो चेंज लानी पड़ेगी। रिलीफ दोनों में से एक को देना होगा, अपने कोर है ना इंटरेस्ट को सामने रखते हुए। अभी तक हमें जो गैस की कर रहे हैं, कोर इंटरेस्ट सबको पता है अमेरिका के क्या हैं, इजराइल के क्या हैं, और ईरान के क्या हैं। और वो कोर इंटरेस्ट जब तक वो समझेंगे कि वो सिक्योर नहीं कर पाते, ये आगे नहीं चलेगी। खबरें बहुत है ईरान की तरफ से ईरान पे दबाव दिलवाया जा रहा है चाइना की तरफ से। अब इसमें भी पता नहीं कितनी हकीकत है। चीन वाले मामले पे भी मियां साहब हम आते हैं। चीन वाले मामले क्योंकि जी बतौर जामिन जो बात कही गई है, चीन को बतौर जामिन जो बात कही जा रही है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले मैं डॉक्टर अहमद सईद साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। आपको नहीं लगता कि कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है, अगरचे कि अमेरिका ने नाकाबंदी ईरान की स्ट्रैंगुलेशन, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन के लिए की थी, लेकिन ये एक तरह की चाल जो है, जो ईरान ने नाकाबंदी या बंदिश की थी, उसका मकसद ही ये था कि पूरी दुनिया तंग हो, अमेरिका पे प्रेशर पड़े, और वो जो है अपने मामलात को अपनी मर्जी से, अपने तरीके से जो है या अपनी टर्म्स पे मनवाने में कामयाब हो। तो अमेरिका ने एक तरह से नाकाबंदी करके हेल्प आउट। अब मुआशी मामलात ज़रूर उसके ख़राब हो रहे हैं, ईरान पे प्रेशर आ रहा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर हम ये सुन रहे हैं कि अमेरिका के दाखिली मामलात के अंदर भी अमेरिकी सदर पर भी आ रहे हैं। और पूरी दुनिया जो है जिस लेवल पे परेशान है, बरतानिया की तरफ से, फ्रांस की तरफ से और दीगर ममालिक की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, आपको लगता नहीं है कि जो अमेरिका भी इस जंग में फंस चुका है, एक्चुअली उसे फेस सेविंग नहीं मिल रही? और फेस सेविंग अगर मिल जाए तो क्या ईरान को ये फेस सेविंग नहीं देनी चाहिए? क्योंकि ये देकर वो कहते हैं कि बिल्ली जो है उसको जो है वो बेहतर होता है कि वो इस तरह से पकड़ा ना जाए कि नहीं तो वो आंखों की तरफ आ जाती है, यानी वो आप पर पलट कर हमला करती है। तो बेहतर नहीं कि उसको कोई रास्ता दिया जाए ताकि अमेरिका जो है वो इस खित्ते से जाए और ये मामला जो है कोई बेहतरी की तरफ आए? जी नौशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, और मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट को भी सलाम। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम अगर देखें, जब ये जंग स्टार्ट हुई तो जंग के आगाज से ही एक वॉक ओवर टाइप सिचुएशन अमेरिका चाह रहा था कि हो जाए, और उसके बाद वो अपने जो मकासद हैं उनको हासिल कर ले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वो जंग जैसे जैसे प्रोलॉन्ग होती गई, अब उसमें ईरान ने बड़े ईरान ने बड़े एक हिकमत अमली के तहत इस जंग को लेके चला है, और आहिस्ता आहिस्ता उसको उसने फैलाया रीजन के अंदर, और उसके बाद ग्लोबल लेवल पे भी ले आया। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो उसके लिए एक मेन, आप कह लें कि पिवटल पॉइंट है उसकी। जी बिल्कुल, उसके लिए डिप्लोमेसी का ये पॉइंट है कि अब तमाम मसाइल का हल इसके हवाले से उसने करना है। जबकि अमेरिका के लिए जो है ये एक, आप समझ लें कि उनके लिए इज्जत बेइज्जती का मसला बन गया। तो अमेरिका, जैसे आपने कहा कि अमेरिका चाह रहा है कि वो उसको सेफ एग्जिट मिले, तो सेफ एग्जिट उसको बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से मिलता है। और इसीलिए आप देखेंगे उसका सारा फलक्रम जो है, उसकी बातचीत का सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे आ गया कि वो अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दे तो वो बहुत सारी चीज़ों को करने को तैयार है। लेकिन ईरान का जो आपस में अदम एतमाद का जो लेवल हो चुका है
तो ईरान ये कहता है कि मैं अब किसी सूरत पे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता जब तक कि कुछ बातचीत के अंदर इन चीज़ों पे सेटलमेंट ना हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि ईरान जितना बड़ा है माशाल्लाह, एक ग्रेट पावर है, और वो पैरिटी पे ईरान के साथ टेबल पे बैठने से पहले अपनी कुछ चीज़ें आउट ऑफ दिस डायलॉग मनवाना चाहता है, ताकि उसकी एक, जो आप कह लें कि उसके लेकिन लिए एक फेस सेविंग डेवलप हो जाए। लेकिन डॉक्टर तो साहब, ये इस सिचुएशन में जो मैंने वो बिल्ली वाली जो एक मिसाल है कि इस सूरत के अंदर जब अमेरिकी सदर ये कह रहे हैं और अगर उनको कोई फेस सेविंग नहीं मिलती तो वो पलटकर हमला भी कर सकते हैं। अब ये जो हमला करने वाला मामला है, जी उसके बाद चीजें किस तरफ जाएंगी ये मैं और आप नहीं जानते। आप अब ये बिल्कुल कॉमन सेइंग बन चुकी है कि जी तीसरी जंग अजीम का जो एक्चुअली जो मौजिब बन सकता है जो मामला, ये उनमें से एक है। और अगर ये, क्योंकि जब आप इस तरह की चीजें शुरू कर देते हैं फिर आपके इख्तियार में तो नहीं होता, और अगर ममालिक इसमें कूद पड़े तो ये तो फिर किसी हाथ में नहीं रहेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में ईरान की क़यादत को इसका चाहिए कि जो कुछ ऐसे एग्जिट पॉइंट्स आ रहे हैं जहां से एग्जिट लिया जा सकता है, कुछ एग्जिट्स मेरे ख्याल में, जैसे अभी एक एग्जिट पॉइंट मेरे ख्याल में तो ये बनता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना के विजिट से पहले इसको सॉर्ट आउट करना चाह रहे थे, तो इसको मेरे ख्याल में उन्होंने इस एग्जिट पॉइंट को मिस कर दिया मेरे ज़ाती ख्याल में, बिकॉज अभी तो सारा जोर अब ये 13 से 15 की जो उनकी कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर होगा। तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा अब आगे चल के आप जैसे कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारे लिए थोड़ा सा इस चीज़ को गैस करना कि आगे के हालात कैसे होंगे, और उसमें शायद अब जब एग्जिट पॉइंट नहीं मिलेगा तो री अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, और उसमें रीजन और दुनिया के लिए बड़े मसाइल पैदा होने का एहतमाल हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी बात सही है जी। ठीक है, मैं अब इस पे भी बात करते हैं। मुझे शहजाद फारूकी साहब याद पड़ता है कि शायद आपने ये बात कही थी कि अगर ये इस्लामाबाद में बात ना हुई तो शायद चीन में होगी, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। ये जो चीन से पहले तय करना और चीन जाकर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन भी इस मामले के अंदर इस तरह से इन्वॉल्व है कि चीन चाहता है कि जब अमेरिकी सदर यहां आए, क्योंकि ईरान की तरफ से ये बात इस मौके पर की जानी या चीन को टिप किया जाना, क्योंकि खासतौर पर रूस की तरफ से भी ये बात आ गई है, अब पुतिन साहब ने कर दी है कि हम यूरेनियम जो है, जो अफजूदा यूरेनियम है, वो हम अपने पास रखने को तैयार हैं, हम उसको बड़ा देखभाल करेंगे, उसको अपने पास रखेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो थीं ये बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन थी, और ये कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन जो है अब वो इसको टेक ओवर करेगा इस मामले को, और अमेरिकी सदर की मौजूदगी में सदर शी जो हैं वहां पर ये कोई बातचीत जो है वो तय हो पाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। मैंने लास्ट टाइम जो गुजारिश की थी, मेरा ख्याल है कोई आज से हफ्ता पहले, वो ये कहा था कि अगर ये यहाँ ना हुआ और अगले 10-15 दिन में ना हुआ तो फिर ये कहीं और बात होगी, और फिर ये बात जरा दूर चली जाएगी, फिर ये इतनी आसानी से हल नहीं होगी। मैं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, एक शेर मैंने निकाल के रखा है जो अभी आपकी गुफ्तगू थी, तो अमीर मिनाई साहब का एक हस्बे हाल शेर है। अब चूंकि वो असातिज़ा के शेर जरा मुश्किल होते हैं तो वो पढ़ना पड़ेगा मुझे। वो फरमाते हैं कि झुकी जरा जो चश्मे जंगजू भी, निकल गई दिल की आरजू भी, अच्छा। बड़ा मजा उस मलाप में है जो सुलह हो जाए जंग होकर। तो गुजारिश ये है कि जितनी बड़ी जंग होगी उसके बाद उतना वो ग्रैंजर होगा उस सुलह का, और उसके इफेक्ट भी, खुश भी उतना ज्यादा होना पड़ेगा। शहजाद साहब, ये दुनिया हाथ जोड़े खड़ी है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जो है ना ये अपने चस्के के चक्कर में दुनिया की बड़ी जंग ना करवाएं। लोग कह रहे हैं ये तीसरी जंग अजीम का शाखसाना हो सकता है, और दूसरी बात ये है कि जो इसके मुआशी असरात हैं, सर हम पे रहम करें, कोई हम ये जो हम सारे यहाँ बैठे हैं यकीन करें इनमें से शायद कोई एक भी ऐसा नहीं होगा बशमूल आपके जो इसके मुआशी असरात से बचा हो। नहीं, बचा तो कोई नहीं है, लेकिन मैं एक गुजारिश आपके सामने रखता हूँ। देखिए, ये जो आप मुझे कह रहे हैं ना कि तीसरी जंग अजीम, हजूर मामला ये है कि अगर कोई जंग अब होती है और वो इस लेवल की होती है जिसे आप जंग अजीम कह सकते होंगे, तो भाई साहब वो फिर आखिरी जंग अजीम होगी, वो तीसरी नहीं होगी, फिर उसके बाद कोई जंग नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद बचेगा कुछ नहीं यहाँ पे। चले तो तीसरी हो या आखिरी हो, हर दो सूरतों के अंदर सर फिर माफी और हाथ जुड़े हुए हैं। जी, मैं आपके हाथ कबूल करता हूँ, लेकिन असल में तो वो ट्रंप को मनाना है, वो आप कोई मिरासी भेज के उनकी मिन्नतें करवा लें, क्योंकि वो उनके बारे में मशहूर है कि वो इतनी मिन्नतें करते हैं कि वो बिलाखिर मनवा ही लेते हैं अपनी बात। अच्छा। तो अब सदर ट्रंप जो है वो एक मूडी आदमी है। अब चीन जो है वो जो बात करना चाह रहा है
और जो उसको इस वक्त टिप ऑफ किया गया है, तो उसका मतलब ये है कि इस मौजू पे ईरान जो है वो चीन और रूस दोनों का असर और रसूख इस्तेमाल करना चाहता है। और वो चूंकि ऑलरेडी इस बात के ऊपर उसको उसका ख्याल था कि इसको आलमी गारंटी मिलनी चाहिए जो भी तय हो। देखिए, अभी आप मसला हल करके निकल जाते हैं, अभी इस वक्त तो आपने उर्मज उसने पकड़ा हुआ है, आपकी उसने आपकी नहीं पूरी दुनिया की मईशत को नरखरे से पकड़ा हुआ है, सांस मईशत नहीं ले पा रही पूरी दुनिया की जी। जब आप उस सिचुएशन से निकल जाएंगे तो फिर उसके बाद इस सिचुएशन का दोबारा पैदा होना ईरान के नुक्ता नजर से अगर आप सोचेंगे तो वो जरा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी। तो वो ये चाहते हैं कि वो मैक्सिमाइज कर ले। दूसरी तरफ ये जो एक तरफ तो सफारती कोशिशें जारी ही है, लेकिन साथ साथ स्पाई वर्क भी जारी रहता है। तो मुझे लगता ये है कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि शायद जो मुआशी प्रेशर इस वक्त ईरान के ऊपर आ रहा है वो ज्यादा देर तक, और उनका असेसमेंट यही है अमेरिका का कि ये जो प्रेशर है वो शायद ईरान लंबे अरसे तक नहीं झेल पाएगा, तो हम इसको लंबा खींचेंगे। अब मामला आताब की जंग का है कि क्या पूरी दुनिया की मईशत जो इस वक्त झगड़ी हुई है और जिस तरह से सारे लोग मुश्किल में पड़े हुए हैं, तो सारी दुनिया का जो मुश्तरका दबाव है, क्या अमेरिका वो दबाव झेल पाएगा या ईरान वो मुआशी दबाव झेल पाएगा जो उसके अंदरूनी हालात उसके सामने रखे हुए हैं। शहजाद साहब, मामला उसका है कि पहले आंख कौन झपक रहा है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया कि पहले कौन थक कर गिरेगा। मैं ये सवाल जो है अमजद साहब, ये चूंकि शहजाद साहब ने जब बात खत्म की वहीं पर से जोड़ लेते हैं इस मामले को, आपसे पूछ लेते हैं कि ये बताएं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, ईरान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, दुनिया की जो हैं, और अमेरिका पे जो प्रेशर है, आपको क्या लगता है ईरान कैन सस्टेन? एक जो सवाल है मेन, और अगर वो सस्टेन नहीं कर सकता तो वो किस बुनियाद पर तवालत अब मजीद चाहेगा इस जंग की, क्योंकि इसकी कोई सेंस नहीं है अब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जंग से पहले की पोजीशन थी ईरान की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी उसकी करेंसी की आप वैल्यू देखें, उसके अंदरूनी हालात को देखें, वहाँ पे लोगों की जो हालत है उसको देखें, तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी। करेंसी की वैल्यू आपके सामने, किस तरह से आप टोकरियां भर के आप वहाँ पे नोट लेके जाते हैं कुछ ख़रीदने के लिए, चाहे उसके पास बड़ा तेल होगा, बड़े गैस के ज़खायर भी होंगे, लेकिन सूरत हाल ये थी। अब जंग के बाद भी वो सूरत हाल उनकी वैसी है, उससे कोई बहुत ज़्यादा ख़राबी नहीं पैदा हुई कोई भी। अगर आप एनालिसिस करेंगे उसकी मईशत का, तो उसमें यही चीज़ सामने आती है कि इस जो इस वक्त हुर्मुज़ बंद होने की वजह से या अमरीकी नाकाबंदी की वजह से जो हालात, जो बुरे हालात माशी हो रहे हैं, वो ईरान के नहीं हो रहे। ईरान के ऑलरेडी बहुत बुरे हालात थे। ये हालात हो रहे हैं, आपके हो रहे हैं, मेरे हो रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया के हो रहे हैं, यूरोप के हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के हो रहे हैं। बाकी आपको लगता है कि ईरान को इससे ज्यादा बुरे हालात में नहीं डाला जा सकता? बहुत क्या, कितना आप और इसको नीचे आप गिराएंगे, कितना और हालात खराब लेके जा सकते हैं? वो तो उसमें सरवाइव कर रहा था, उसके बावजूद भी ये बुरे हालात में पिछले कई साल से वो सरवाइव कर रहा था। और उसमें जी 40 साल, हाँ ठीक है, तो वो 40 साल से सरवाइव कर रहा है ना, तो अभी मजीद इसके कितने हालात और ख़राब आप कर लेंगे कि वो सरवाइव ना कर सके? इससे नीचे नहीं जाया जा सकता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त जो हालात हैं, जो इस वक्त मुआहदे की बात हो रही है, उनकी तरफ से जितनी डिमांड्स गई जो सामने आई हैं अभी तक, उनमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक भी ऐसी डिमांड थी। जहाँ तक देखें एटमी पावर होने का या एटमी हथियार रखने की बात होती है, तो पहले दिन से वो कह रहे हैं कि हम नहीं बनाते। और यूरेनियम 60% यूरेनियम इनरिच करने का भी कोई सेंस नहीं है ना, अगर नहीं बनाते तो। मैं देखिए, ये बात वो इसके ऊपर बात हो सकती है कि जी इतने % आपने करना है या बिल्कुल नहीं करना, इसके ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं। बाकी रह गई यूरेनियम की बात, तो यूरेनियम के तो वो देने के लिए आप, जैसे आपने खुद कहा कि कंप्यूटर लेने के लिए तैयार है, उन्होंने कहा लेने, लेकिन इसमें जो ये मामला हो रहे हैं, इसमें जो बात अभी हुई भी दोस्तों ने की कि ये नर्व्स की जंग है। असल में इस वक्त असाब की जंग हो रही है और कोशिश की जा रही है कि अपने अपने अवाम को मुतमईन किया जा रहा है कि हम सरेंडर नहीं कर रहे। ये दोनों को इसके ऊपर अपने आप को निकालने के लिए किसी न किसी मुआहदे पे आना है। ये जंग नहीं अब होगी, ये बात तो तय है कि जी कि जंग हमला नहीं होगा, आपके नहीं होगा, इसमें छोटा मोटा को हो सकता है, अदरवाइज ये खुद अमेरिका के लिए ये मौत है। दूसरे लफ्जों में आप कह लीजिए कि वो फंस जाएगा यहाँ पे, ऑलरेडी फंसा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ से निकलना चाहता है, बाकी पूरी दुनिया उसके ऑलरेडी खिलाफ है और मजीद खिलाफ हो जाएगी। एक बात, दूसरी बात मैं इस पर छोटी सी बात करें, जो अभी जो आप बात कर रहे थे कि जमानत की, तो असल में मामला यही है, जैसे अभी आपने कहा कि जी कि वो कहते हैं कि जी के वादों से फिर जाता है, तो जामन कौन होगा? ये बात उस तरफ जा रही है। अब चाइना हो सकता है, मेरा ख्याल है कि चाइना शायद इस मामले में ना पड़े, इस तरह से जामनी के मामले में। वैसे तो वो है
उसमें पढ़ सकता है, वो पढ़ सकता है रशिया, वो पढ़ सकता है प्यूटन। और अभी आप इसकी मैं इस तरह से ये कह सकता हूं कि वो हो सकता है कि अगला जामन हो इस पे कि वो यूक्रेन की जंग बंद करने का इशारा कल उन्होंने दिया है। वहां पे ये कहा उन्होंने कहा कि हम इस हफ्ते में भी मुलाकात हमारी हो सकती है और हम ये जंग खत्म कर देंगे और ये क्रेडिट भी ट्रंप लेंगे। ठीक है, वो चले, वो क्रेडिट जो भी ले जाए वो हम तो बड़े खुश होंगे, कोई भी क्रेडिट ले जाए, हमें ना भी दे तो ले जाए, इसलिए वो जामन हो सकता है। ठीक है। मैं मियां साहब, मैंने आपको जब चीन पे रोका था तो एक्चुअली मेरा ये सवाल मैंने लिखा, जब अमजद साहब ने बोलना शुरू किया तो मैंने लिखा, लेकिन उन्होंने उसको एड्रेस कर लिया एक तरह से। मैं उसको जरा सवाल को रीफ्रेज कर देता हूं कि चीन अब तक इस सारे मामले के अंदर फ्रंट फुट पे नहीं था, पसे पर्दा था, लेकिन जिस किस्म की बातचीत अब ये शुरू हुई है, ये जो बात अमजद साहब ने भी डायरेक्टली कह दी है कि ये जामिन बनने का जो मामला है, ये सामने आ रहा है चीन शायद अपने मामलात की वजह से या अपनी पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में शायद जामिन ना बने। उस सूरत के अंदर आपको लगता है कि जो अमरीकी सदर के दौरे के दौरान कोई चीज सामने आ सकती है, या फिर इसका मतलब यह है कि वो प्लेन दौरा होगा उसमें आबनाए हुर्मुज़ और इससे मुतल्लिक कोई चीज सामने नहीं आएगी, उसके बाद रशिया अगर ये जामिन बनना चाहता है या बन सकता है तो दोनों सूरतों के अंदर फिर फर्दर को बात होगी? बेसिकली जिस तरह आपने कहा, ये आलमी किस्म का ना मसला बन गया है और इस पे ये मेजर पावर्स हमेशा इस पे बातचीत करती हैं। फिर ईरान का जो रशिया के साथ वीटो किया गया सलामती काउंसिल में, उससे आपको बात क्लियर सामने नजर आ जाती है। पसे पर्दा जो खबरें निकलती रही हैं उसमें तो यही है कि बार बार वो यही कहते रहे कि नेगोशिएट होना चाहिए, और वो प्रेशर भी डालते या लेवरेज अपना जितना भी है वो ईरान पे यूज करते रहे हैं। और पाकिस्तान ने भी चाइना के पास कुछ इसी तरह की खबरें हैं, ये इसी तरह की रिक्वेस्ट की थी कि ये आप भी थोड़ा सा ईरान पे जरा डालिए, उनको रसूख अपना इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एक पॉइंट पे पाकिस्तान की डायरेक्ट जो बातचीत ईरान से चल रही थी उसमें सुना है कि तल था, बात मानी नहीं जा रही थी। अब आपने कहा कि जी ना कि अमेरिका जाता है और जो समिट होगी इनकी आपस में बातचीत होगी दोनों प्रेसिडेंट्स की, उसमें यही इसके बारे में आबनाए हुर्मुज़ के बारे में बात होगी या नहीं होगी? मेरे ख्याल में बात तो शायद होगी, बात तो शायद होगी और डिटेल में होगी, लेकिन कोई अलामिया आपको सामने नहीं नजर आएगा या कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट सामने नजर नहीं आएगी, क्योंकि दूसरे और बहुत सारे मसले हैं, उनके अपने ट्रेड के रिलेशंस हैं, कोई टेक्नोलॉजी के हैं, वो बातें होंगी। लेकिन जो ये कहा जाता है प्रेस में आ रहा है या एनालिस्ट कह रहे हैं कि मेजर पावर्स किसी न किसी अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएंगे और इस के बारे में और दोनों की जो टॉक्स हो रही हैं उसके बारे में, तो वो फिर वो अंडरस्टैंडिंग सेल कर दी जाएगी ईरान को और ईरान एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इसमें ऐसा मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरे मैं बात करना चाह रहा हूं, जो ये अभी बात कही गई है कि ये ईरान बहुत की माशियत बहुत नीचे गिर चुकी है, जहां भी गिर चुकी है उसके बाद भी गिरने के इम्कान बढ़ गए हैं। और अमेरिका को भी ये एहसास है कि ये कहां तक वो चलेंगे। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि वो महीनों चल सकते हैं, कोई डेडलाइन देता है 4 महीने तक वो खुद सस्टेन कर सकते हैं। कुछ दोस्ती मैंने वहां वक्त गुजारा, दोस्ती कुछ हैं, बातचीत निकल आती है। ये अमरीकी थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स भी आई हैं और जो उनका एक इंटेलिजेंस इदारा है उसकी रिपोर्ट भी आई है कि ईरान 3 से 6 माह के दरमियान सरवाइव कर सकता है। ये आप उनकी बातों को छोड़ दें, वो ये कह रही हैं और उधर से ईरानी कहते हैं कि ये टाइम इज ऑन आवर साइड, जिस तरह तालिबान कहते होते थे। अच्छा, आप देख लें यही बात है जिस तरह पहले कहा गया कि ब्लिंक कौन करता है और अमेरिका में कितना प्रेशर बढ़ जाता है। अब उस प्रेशर से डर के मारे तो ट्रम्प ना पीछे हटता है या नहीं हटता, मुझे तो वो भी होता हुआ नजर नहीं आता। ये स्टेलमेंट का एक लफ्ज इस्तेमाल यहाँ किया गया या नहीं अभी तक हुआ, स्टेलमेंट कुछ देर जारी रहेगा। अच्छा। 72 जो है ना 72 दिन हो गए हैं जब ये जंग शुरू हुई थी, सभी कहते थे ये वीक्स में महीनों नहीं चलेगी। अब तो ये चौथा महीना स्टार्ट हो गया। अल्लाह खैर करे, जिस तरह आप भी दुआ मांग रहे हैं कि ये दोनों को कुछ सेंस आए
और थोड़े से इनको पता है कि जी इन्होंने कंसेशन देनी है एक दूसरे को, अच्छा, उसके बगैर आगे बढ़ नहीं सकते। क्योंकि अगर आप क्लियर वर्ड्स में देखें तो बड़े सिग्नल्स क्लियर हैं कि ये कन्फ्लिक्ट है, और ये कन्फ्लिक्ट अगर ये डटे हुए हैं अपने अपने नैरेटिव पे, ये रिजॉल्व होता हुआ नजर नहीं आएगा। ईरानी हार्ड बैटल्ड ना लोग हैं, उन्होंने बहुत सफर किया। जब उनका रेवोल्यूशन आया इराक पे ना, जब हमला उन्होंने किया था, तो वो रोटी मोटी और नान शान खा के गुजारा कर लेंगे, जमीन पे लेट के भी गुजारा कर लेंगे, यानी सब ह्यूमन लेवल तक भी लिविंग में भी वो राजी खुशी काम कर लेंगे। और अमेरिका क्या सरवाइव कर सकता है इस तरह के लोगों के साथ इतना पंगा लेने का? तो किसी ना किसी को तो थोड़ा सा अपने पेडेस्टल से नीचे आना पड़ेगा। ईरान को भी आना पड़ेगा, ईरान को रियलिटी को देखना पड़ेगा। ठीक, और मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है कोई दूसरा बंदा जंग लड़ने के लिए या जंग की सूरत तक पहुंचने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है, बस एक छोटा सा शॉर्ट सा जवाब मियां साहब दे दें। एक सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, आपने एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात की, मैं नहीं उसकी तरफ इसको रुख लेता हुआ देखता। ठीक है, बस जी, बस मैं एक, आप ये बात मुकम्मल कर लीजिए, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक का, लेकिन मैं पहले एक बात जरूर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रूस इस मामले में जामिन के तौर पर अपने आप को पेश कर सकता है आफ्टर दैट जो प्रेसिडेंट ट्रंप का विजिट है चाइना का? रूस कोई भी ऑफर कर सकता है, लेकिन रूस है ना छोटा मुल्क है, दफाई लिहाज से बहुत बड़ा है, लेकिन अदरवाइज उसकी जीडीपी देखें वो तो इंडिया से भी कम है, और वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और ना ही वो ग्रंटर के तौर पे इफेक्टिव होगा। ग्रंटर अगर कहीं चाहिए ईरान को, जो ईरान ने अपने 10 पॉइंट्स में दिया था फर्स्ट पैराग्राफ में, वो है इम्प्लीमेंटेबल रेजोल्यूशन ऑफ द यूएन। वो सिस्टम उसके तहत होगा, उसमें एक ग्रुप हो या ये P5 हो या P5+ कुछ लोग हों, वो बात जिस तरह इन्होंने वो न्यूक्लियर ना एग्रीमेंट पे किया था, उस तरह का मादा होगा। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। डॉक्टर अहमद सईद साहब, जब वापस आएंगे ब्रेक से, तो मैं चाहूंगा एक तो ये बतौर चीन की बतौर जामिन या रूस की बतौर जामिन बात, या गारंटर्स का एक कंसोर्शियम जिसकी बात की जा रही है, उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक ब्रेक।